बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि न्यूज़ीलैंड का जो विज़िटर वीज़ा है ये पाकिस्तान से या दुनिया भर से कैसे ऑनलाइन अप्लाई होता है। एक तो याद रखिए कि इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, डायरेक्ट ई वीज़ा है कि आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिए कि न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वो कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा देने में टफेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, इनके शराइत व ज़वाबित जो हैं वो सबसे ज़्यादा टफ़ हैं। और यहाँ से वीज़ा लेना जो है वो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं हैं या प्रॉपर नहीं है, तो आपको ये वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, पहले याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, कितने महीने का ये स्टे अलाउ करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये एक वीज़ा अप्रूवल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की मैं आपको हर वीडियो में वीज़ा अप्रूवल या वीज़ा दिखाता हूँ। तो बाज़ तो रियल होते हैं और बाज़ जो हैं वो मैं नेट से लेता हूँ सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ना आप समझें कि ये सारे मेरे पास से ग्रांट हुए हैं। ये वीज़ा सैंपल भी होते हैं जो कि आपको फेसबुक या गूगल से मिल जाते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया जाता है। इसी की जो न्यूजीलैंड की अप्रूवल आती है वो भी देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये कैसे जनरेट हो जाता है। क्लाइंट का नंबर लिखा होता है, डेट लिखी होती है, फिर यहाँ पे ये चंद जुमलों में बता देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट का डाटा होता है जो मैंने छुपा दिया है। आगे लिखा होता है कि इसकी वीज़े की स्टार्ट डेट कब है और ये वीज़ा एक्सपायर कब हो रहा है। ठीक है, ये वीज़ा जो ग्रांट हुआ था ना, ये 1 साल के लिए ग्रांट हुआ है। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि इस वीज़े पर आप 6 मंथ तक का स्टे आपको अलाउ है। ठीक है, तो ये सिंपल सा अप्रूवल लेटर आता है। तो अब हम डायरेक्ट टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट हम जो है वो वेबसाइट पर चलते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपने किसी ब्राउज़र पर आकर लिखना है न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखकर क्लिक करेंगे तो ये जो सबसे पहले वेबसाइट आ रही है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की, इस पे विजिटर वीज़ा लिखा हुआ है। इसका जो लिंक है मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, आपने वहाँ से इसको डायरेक्ट खोल लेना है। हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखें इसका होम पेज आ गया है। यहाँ पर विजिटर वीज़ा डायरेक्ट खुल गया है। देखिए, ये जो वीज़ा मैंने आपको बता दिया था कि ये 6 या 9 महीने का स्टे अलाउ करता है। न्यूजीलैंड के जो डॉलर हैं 441, जब ये आप पे करेंगे ना कार्ड से, तो तकरीबन 83 या 84,000 के करीब पैसे कट जाते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम जो ना 80% लोगों का जो ना 2 वीक्स के अंदर डिसीजन आ जाता है। वीज़ा नहीं आता, डिसीजन आ जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कड़ी शराइत भी लिखी हुई है कि आपके पास ट्रैवल प्लान होना चाहिए, इनफ मनी होनी चाहिए, आप काम नहीं करेंगे। अब ये पाकिस्तानी, हर दूसरा पाकिस्तानी जिस कंट्री में भी जाना चाहता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ जाके काम करूँ। तो उसके लिए ये समझिए कि विजिटर वीज़ा नहीं होता, उसके लिए वर्क वीज़ा होता है। ठीक है, तो ये वर्क वीज़ा नहीं है, ये विजिट समझ लें कि टूरिज्म पर्पज़ के लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी कंडीशंस जो हैं वो बड़ी वाज़ेह लिखी हैं, आप इसको पढ़ें। ठीक है, इस वेबसाइट को कोशिश किया करें कि खुद पढ़ें। उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि इस वेबसाइट के ऊपर रियल मी का ये रियल मी मोबाइल भी है, लेकिन ये रियल मी का अकाउंट आपने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो रियल मी का अकाउंट मैंने पहले से बना लिया ताकि ये वीडियो जो है ना कुछ शॉर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ देखें ये क्रिएट अ रियल मी लॉगिन, तो यहाँ आपने लॉगिन क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट अ रियल मी लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका छोटा सा परफॉर्मा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपने ईमेल एड्रेस देना है, उस पर सेंड कोड करना है। आपकी ईमेल पे कोड आएगा, वो आपने देना है। फिर 4 कैरेक्टर्स का यूज़र नेम रख लेना है और फिर आपने फिर पासवर्ड रखना है। ठीक है, जिसमें अपर केस, लोअर केस और ये हर एक में होता है। और यहाँ पे पासवर्ड दोबारा लिखना है। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू करना है, तो ये आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, मैंने पहले अकाउंट बना के रखा हुआ है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। मैं यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, देखिए जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आपने केयरफुली पुट करने हैं। बाद में अगर आपको यूज़र ने पासवर्ड भूल जाता है तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपको काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इसका होम पेज आ गया है वेबसाइट का। यहाँ पे लिखा हुआ है माई वीज़ाज़। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, तो आपने बेसिकली माई वीज़ाज़ के अंदर आना है। ठीक है, चूँकि हम वीज़ा को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन सबमिट की होंगी, ठीक है, वो ये देखें ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और सबमिटेड एप्लीकेशन जो सबमिट हो चुकी होगी, जिसकी फ़ीस भी पे की होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो ऑलरेडी एप्लीकेशन जो हैं वो फिल हो चुकी हैं, तो वो यहाँ से आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें ये वो एप्लीकेशन है जो मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो इसी को हम यहाँ से खोलेंगे और अगर आप न्यू भी करेंगे तब भी आपने इसी तरह ही आना है और यहाँ पर आके आपने ये देखें ये लिखा हुआ है कंटिन्यू। ठीक है, तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर टाइप इसके परफॉर्म में है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें बेसिकली ये टॉप पे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिटी डिटेल्स। तो यहाँ पर ये इसका एक परफॉर्मा है, पर्पस ऑफ विजिट का है, करेक्टर का, हेल्थ का है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये एजुकेशन हिस्ट्री मांग रहा है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मांग रहा है, रिलेशनशिप्स मांग रहा है और बैकग्राउंड डिटेल्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें ये ना मांग रहा है। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री भी मांग रहा है, इमिग्रेशन असिस्टेंट भी मांग रहा है, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है और रिव्यू एंड डिक्लेयर। तो ये बहुत सारे जो ना आप समझ लें कि आपने ये सेक्शन फिल करने हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आइडेंटिटी डिटेल्स। तो ये मैंने कुछ फिल किया हुआ, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि डू यू हैव ए मोनोनम, यानी कि आपका सिंगल नेम तो नहीं है। सिंगल नेम जैसे मिसाल के तौर पे किसी का नाम इमरान लिखा हुआ है, तो उसका अब सर नेम है या फर्स्ट नेम है तो कोई पता नहीं चल रहा है, एक ही नाम है। तो अगर ऐसा हो तो आप यस करें, अदरवाइज इसको नो कर दें। फर्स्ट नेम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे खान लिख दिया है। ठीक है, और
लास्ट नेम पूछ रहा है, मैंने इमरान कर दिया, ठीक है। तो आपका एक्चुअल पासपोर्ट पे जो लिखा आपने वो लिखना है। हैव यू एवर यूज़ एनी अदर नेम, अगर आपने कोई और नाम यूज़ किया तो वो दें, वरना यहाँ पे नो कर दें, ठीक है। आपका जो नेशनलिटी है वो क्या है, मैंने पाकिस्तान लिख दिया है। आपने पहले न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया है, मैंने नो कर दिया है। हैव यू प्रीवियसली रिक्वेस्टेड, आपने अगर सबका जो है ना न्यूजीलैंड का ईटी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन अप्लाई किया है, तो हम कह देते हैं नो, हमने नहीं की। डू यू होल्ड एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा है, हम कहते हैं नहीं है। हैव यू एवर ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, हमने ट्रैवल नहीं किया, तो हम नो कर देंगे। अगर किया है तो आपने यस करना है। पासपोर्ट डिटेल में आपने अपने पासपोर्ट का नंबर देना है, अपनी नेशनलिटी लिखनी है, उसके बाद कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू जिसने आपको इशू किया है वो लिखना है। हैव यू एवर लिव्ड और स्पेंड टाइम इन योर पासपोर्ट इशू कंट्री, आपने वो टाइम स्पेंड किया है जहाँ से आपको पासपोर्ट इशू है, तो बिल्कुल हम रह ही वहीं रहे हैं। पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और डेट ऑफ बर्थ एज शोन इन पासपोर्ट, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो आगे ये फिल हुआ नहीं, आगे मैं आपको फिल करके साथ साथ दिखाता रहूँगा। कंट्री और टेरिटरी ऑफ द बर्थ जो है वो पाकिस्तान है, और प्रोविंस आपने लिखना है, आपने अपना सिटी ऑफ द बर्थ लिख देना है, ठीक है। ये सारी पाकिस्तान की आपकी डिटेल आ जाएंगी। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं पाकिस्तानी नेशनल, तो फिर आप वहाँ की डिटेल लिख देंगे। नेशनल आइडेंटिटी डिटेल्स, डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी नंबर, क्या आपके पास जो है वो आईडी कार्ड का नंबर है। अगर आप किसी कंट्री में रेजिडेंस परमिट आपने लिया हुआ है तो आप उसका लिखेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान का आईडी कार्ड का नंबर लिख देंगे। मैंने डमी लिख दिया है। कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, वो किसने आपको आईडी कार्ड इशू किया, पाकिस्तान ने इशू किया है। अदर सिटीजनशिप जो है ना, अगर आपके पास कोई और सिटीजनशिप है तो आप लिखिए, वरना नो कर दें। यहाँ पर मैंने एक डमी फोटो अपलोड कर दिया है, ठीक है, और उसकी यहाँ पे क्राइटेरिया भी बताया गया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एप्लीकेंट्स की कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है, आपका अपना एड्रेस पूछ रहा है, कंट्री पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपने अपनी एड्रेस लिखनी है। इज़ योर पोस्टल एड्रेस द सेम एज़ योर फिजिकल एड्रेस, जी हाँ बिल्कुल, मेरा दोनों सेम ही है। फिर आप एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस मांग रहा है, एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिख दें। इसके बाद आपने इसको कर देना सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, देखें ये आइडेंटिटी डिटेल्स पे टिक आ गया। अब नेक्स्ट जो है ना पर्पस ऑफ विजिट पे आ गया, ठीक है। ये पूछ रहा है पर्पस ऑफ विजिट, ये लॉक हो चुका है, हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं। आर यू एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग द स्टे, कि आप इस काबिल हैं कि अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इस काबिल हैं। अच्छा जी, अगर हैं तो फिर बताएं। डू यू हैव अ न्यूजीलैंड पर्सन और न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सरिंग योर स्टे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का इन्विटेशन लेटर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्विटेशन लेटर है तो ये आपको वीज़े को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास नहीं है, मैं फिलहाल इसको नो ही कर देता हूँ। डू यू हैव पेड प्रीपेड अकोमोडेशन है, ठीक है। अगर आपने पहले से कोई अकोमोडेशन ले रखी है तो आप यस करें, वरना इसको नो कर दें, ठीक है। और उसके बाद देखें, ये कह रहे हैं न्यूजीलैंड का $1000 जो है वो आपके पास हर मंथ हर बंदे के लिए है, अवेलेबल है, तो हम कहेंगे जी है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट एविडेंस ऑफ ऑनवर्ड ट्रैवल विल यू प्रोवाइड, ठीक है, आप आगे जाने के लिए क्या सबूत पेश करेंगे, ठीक है, यानी कि न्यूजीलैंड में। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना सफिशेंट फंड्स हैं कि मैं ये सफरी अखराजात अपने बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप न्यूजीलैंड में जो आपका स्टे होगा, डू यू रिक्वायर अ मल्टीपल जर्नी वीज़ा, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो ना सिंगल एंट्री दे दें तो बड़ी बात है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल इन न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में कब अराइव करेंगे, तो हमारा साल चल रहा है 2026 और हम इसको अगस्त की कोई डेट दे देते हैं। तो जी हम कह देते हैं मैं 14 अगस्त को आऊँगा, 14 अगस्त को आऊँगा और 17 अगस्त को मैं चला जाऊँगा। सिर्फ 3 दिन मैं न्यूजीलैंड का विजिट करूँगा, इसकी टिकट भी बहुत महंगी है। अच्छा जी ये मैंने डमी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पेरेंटल परमिशन तब चाहिए होती है जब आपके पास जो है ना अंडर 16 जो है ना कोई हो, तो हमारे इसमें कोई भी नहीं है, तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा सेकंड जो टैब था, इसके अंडर जो डाटा था वो हमने फिल कर लिया है। अब आगे ये देखिए 2 टिक आ गया, करेक्टर आ गया। करेक्टर जो है देखते हैं कि अच्छा ये करेक्टर के क्वेश्चन जो होते हैं ये सारे आपने नो करना है। ये अगर आप येस करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है आपका वीज़ा लगने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ठीक है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी हुई है, या आपको किसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपने मतलब यहाँ पे अगर आपके साथ हुई है आप बताना चाहें तो ठीक है, वरना इसको नो ही करें। आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो अच्छी तरह पढ़ लें। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब जो है ना हमारा ये तीन हो गए, चौथा आ गया हेल्थ। अच्छा जी, हेल्थ में भी देखें, आपसे पूछ रहा है कि आपको कभी टीबी हुई है, तो आपने कहना है नो कि नहीं हुई। मेडिकल केयर ड्यूरिंग योर स्टे इन द न्यूजीलैंड, तो ये भी वही क्वेश्चन है। विल यू रिक्वायर रेंटल डायलिसिस ड्यूरिंग योर स्टे इन द न्यूजीलैंड, ठीक है, आपको कोई बीमारी है और फिर उसकी ट्रीटमेंट आपको करवानी की न्यूजीलैंड में ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो भी आपने तकरीबन नो ही करना है। अगर इसमें से कोई आपको बीमारी है और आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए तो आपने फिर येस करना है। लेंथ ऑफ स्टे, आप कितनी देर स्टे करेंगे, तो मैं 6 मंथ्स और लेस ही करता हूँ, ठीक है। इससे जितना ड्यूरेशन कम लिखेंगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, हैव यू ऑलरेडी हैड अ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर दिस वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब इसके लिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपने करवाना है। ये पूछ रहा है कि आपने इस वीज़ा के लिए कराया है, तो हम कहते हैं जी मैंने अभी नहीं कराया, तो इसको नो कर देते हैं और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हुआ।
अब हमारी आ गई है नेक्स्ट एजुकेशन हिस्ट्री। ठीक, पूछ रहा है कि हैव यू अंडरटेकन एनी टर्शरी एजुकेशन। अच्छा, ये टर्शरी एजुकेशन नीचे लिखता है कि ये वो एजुकेशन है जो आपने अपने स्कूल यानी हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के बाद जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या वोकेशनल कोर्स आपने की है तो वो आपने बतानी है। ठीक है, तो ये भी देखना चाह रहे हैं कि बंदा जो हमारे मुल्क में आ रहा है पढ़ा लिखा है कि नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आप इसको येस करेंगे ना तो फिर ये देखें, फिर नया चैप्टर खुल जाएगा। वो आपने कब किया था, उसकी स्टार्ट डेट बताएं, एंड डेट बताएं, उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताएं। अच्छा जी, कंट्री ऑफ टर्शरी ऑफ इंस्टीट्यूशन बताएं, टाउन सिटी, वाज द क्वालिफिकेशन अवार्डेड। ठीक है, तो ये चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं नो करता हूँ। आपने अपना यहाँ पे लाजमी कुछ ना कुछ डाटा डालना है और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये एजुकेशन की डिटेल हमने डाल दी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये हमसे क्या पूछता है। ये भी आ गया, अब आ गया एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, जॉब की डिटेल पूछ रहा है। आर यू करंटली वर्किंग। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ ठीक जी, बिल्कुल मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा जी, कह रहा है कि प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर करंट, इस वक्त आप क्या काम कर रहे हैं, आपने ये कब शुरू किया था। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ मैंने 2004 में शुरू किया था। और रोल और टाइटल ऑफ द जॉब। ठीक है, तो आप उसका रोल डिफाइन करें कि वो आप क्या हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मैं सीईओ हूँ। अ, अच्छा, ये ना क्या करता है कि नीचे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट देगा, तो आपने उसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें सीईओ के साथ एक जॉब आ रही है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप खुद से लिख नहीं सकते यहाँ पे। उसके बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना किसी कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैं उसकी डिटेल यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद कंट्री, तो कंट्री ये जो आपकी कंपनी है वो किधर है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में है। उसके बाद उसका सूबा पूछ रहा है, तो सूबा आपने लिख देना यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द डायरेक्ट सुपरवाइज़र। ठीक है, वो उसका सुपरवाइज़र कौन है, अगर आप सीईओ हो तो आप ही सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, अपना नाम लिख देंगे। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर, फील्ड और इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो किस से रेलेवेंट फील्ड है। फॉर एग्जांपल जिस कंपनी के आप सीईओ हैं तो उसका आपने यहाँ पे ट्रेड लिखना है, किससे रेलेवेंट है। कंट्री और टेरिटरी वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फिर हम कह देंगे पाकिस्तान से है। तो बहुत ज़्यादा सवाल है इसमें ना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो ना मैं ये एक डमी नाम लिखा पाक आइटल, ये उसका नाम है कंपनी का। हेड ऑफिस का एड्रेस भी बताओ जी इनको। ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रीट एड्रेस बताना है आपने। ठीक है, ये ऑप्शनल है। सिटी आपने बताना है, ये चीज़ें कुछ ऑप्शनल हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर का टेलीफोन नंबर है। ठीक है, एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू हेल्ड एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो मैं कह देता हूँ नहीं, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट मेरी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट और अनपेड सर्विस। ठीक है, हैव यू एवर स्पेंड टाइम अनएम्प्लॉयड, कि आपने कुछ वक्त ऐसा भी गुजारा है जो जब आपके पास मुलाजमत नहीं थी, तो ये तो हमारा बहुत सारा टाइम होता है, या आप एजुकेशन में नहीं थे। ठीक है, तो अगर आपने गुजारा तो येस करें, मैं फ़िलहाल इसको नो करता हूँ। अगर मैं येस करूँगा तो फिर ये उस टाइम के बारे में भी सारी डिटेल मुझसे लेगा। ठीक है, तो ये डिटेल डालने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, आगे आ गया रिलेशनशिप स्टेटस, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि मैरिटल स्टेटस बताएं। तो मैं फ़िलहाल इसको देखें सिंगल कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग हमारे मैरिड होते हैं, तो वो मैरिड लिखें। मैरिड जब लिखेंगे तो फिर वो आपसे आपकी वाइफ, उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे लिखवाएगा। ठीक है, आपसे फॉर्मर पेरेंट्स के बारे में पूछा है। डू यू हैव एनी फॉर्मर पेरेंट्स इंक्लूडिंग एनी दैट आर डिजीज, जो फोत हो चुके हैं, और यू हैव डिवोर्स फला फला फला। ठीक है, तो आपने फ़िलहाल इसको मैं नो कर देता हूँ। अपने पेरेंट्स की आपने डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, तो ये गोरे जो होते हैं ना, इनके अम्मी अब्बू का पता नहीं होता, तो ये इस तरह के अजीब अजीब क्वेश्चन भी इन्होंने डाले थे। डू यू हैव एनी चिल्ड्रन नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन, ऐसे बच्चे जिनको आपने इस एप्लीकेशन में अभी नहीं डाला, उनका डाटा डालें। ये बहुत सारे बच्चों का डाटा अलाउ करता है। फिलहाल चूंकि मैंने ऊपर लिख दिया ना सिंगल है, तो फिर बच्चे भी मैंने नो कर दिए। अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, तो आपने येस करना है। पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है जी अपने जो जिंदा और फौत शुदा पेरेंट्स हैं और जो लीगल गार्डियन है उनकी पूरी डिटेल दें। ठीक है, गिवन नेम दें। फिलहाल मैं इसको डमी कर देता हूँ, ये फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये उसका लास्ट नेम है। रिलेशनशिप क्या है, फादर है मदर है, तो मैं फ़िलहाल फादर कर देता हूँ। अभी वो ज़िंदा है या फोत हो गए हैं। ठीक है, तो मैं उनको लिख देता हूँ कि वो फॉर एग्जांपल फोत हो गए। अच्छा जी, पेरेंट्स गार्डियन ये क्या है, मेल है, फादर हैं। ठीक है, तो अब उनकी जी डेट ऑफ बर्थ भी बताओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डेट ऑफ बर्थ उनकी लिख देते हैं जल्दी से। अच्छा जी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अननोन है। उसके बाद अच्छा जी, अब ये कह रहा है पेरेंट्स रिलेशनशिप स्टेटस। अब जो पेरेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो डाइवर्स तो नहीं होगी, सिंगल हैं। ठीक है, मैरिड हैं, ये फलां फलां एंगेज हैं, फलां सेपरेट हो अलग हो गए हैं, डाइवोर्स हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो भी होगा आपने वो लिखना है। ठीक है, फिलहाल मैं उसको सिंगल ही लिख देता हूँ कि भाई वो अभी सिंगल है। पेरेंट्स का जो कंट्री है वो टेरिटरी ऑफ बर्थ बताना है। ठीक है, पेरेंट्स की सिटीजनशिप बतानी है, पाकिस्तान पाकिस्तान आ जाएगी। पेरेंट्स कंट्री और टेरिटरी
ऑफ लास्ट रेजिडेंस, इस जो लास्ट उनकी रेजिडेंसी वो भी हम पाकिस्तान लिख देते हैं। पेरेंट्स का लास्ट ऑक्यूपेशन जो था वो आप नील ऑक्यूपेशन करके इसको फिल कर दें, ठीक है। तो ये मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी फिल कर रहा हूँ। डू यू हैव एनी सिबलिंग, आपके बहन भाई जो हैं, तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ तो मेरे कोई भी नहीं, मैं इसको नो कर देता हूँ। न्यूजीलैंड में जो कॉन्टैक्ट्स हैं, डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स इन न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर आपने अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है न्यूजीलैंड में तो यस करें, अदरवाइज इसको भी आप नो कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा जी, अब आ गया है जी बैकग्राउंड डिटेल, ठीक है। अदर एसोसिएशंस, हैव यू बीन एसोसिएटेड विद एनी इंटेलिजेंस एजेंसी और ग्रुप, और ये फलां फलां एजेंसियों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपने सारे क्वेश्चन जो है ना इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं, ठीक है। ये बेसिकली सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं और ये आपने नो ही करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये बैकग्राउंड का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आ गया जी ट्रैवल हिस्ट्री, सॉरी ये आ गया है मिलिट्री हिस्ट्री। अच्छा, मिलिट्री हिस्ट्री, तो अगर आपकी मिलिट्री हिस्ट्री है तो आप यस करें, अदरवाइज मैं इसको जल्दी से नो करता हूँ और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो इसका भी आपकी देखें इस पे ना असर पड़ेगा एप्लीकेशन पे ना। ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू ट्रैवल इंटरनेशनली विद इन द लास्ट 5 years एक्सक्लूडिंग टू एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अलावा आपने जो है 5 साल में जहाँ जहाँ सफ़र किया वो लिखना है। अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है, आप वहाँ पे कब दाखिल हुए, वहाँ से कब एग्जिट किया, हाउ डिड यू अराइव, आप किस तरह आए थे। अच्छा जी, बाई एयर आए थे, बाई लैंड या बाई सी आए थे, पर्पज ऑफ द ट्रैवल आपका क्या था। तो आप अपनी सारी वन बाय वन करके ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे आपने डाल देनी है। फिलहाल मैं इसको नो करता हूँ और इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ जी। नेक्स्ट आ गया है इमिग्रेशन असिस्टेंट, क्या था जी, पर्सन कंप्लीटिंग द फॉर्म, आर यू कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ और समवन एल्स, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसको आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपने इसको खुद ही करना है कि ये मैं खुद ही इसको कर रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई भी इसको फॉर्म फिल नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया जी एडवाइस, हैव यू रिसीव्ड असिस्टेंट और इमिग्रेशन एडवाइस रिलेटिंग टू दिस एप्लीकेशन, आपने इस एप्लीकेशन को फिल करते वक्त किसी की मदद ली है, तो आपने करना है कि नहीं मैंने किसी की मदद नहीं ली, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपने ली है तो यस करेंगे, फिर ये उसका भी डाटा मांगेगा वो कौन है, तो फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं। अच्छा जी, अब आ गया है सेकंड लास्ट सेक्शन जो कि है स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी गाइडेंस लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने इसको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू इंटेंड टू अपलोड इन इंग्लिश, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो इंग्लिश में है, हम कह देते हैं जी बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले आइडेंटिटी एविडेंस मांग रहा है, कह रहा है कि आप अपना पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ठीक है। तो वो यहाँ से आपने ब्राउज़ करना है और उसको अपलोड कर लेना, ठीक है। और इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इंक्लूड एनी पेजेस विद योर फोटो, पर्सनल डिटेल्स, डिटेल ऑफ योर फैमिली नेम, ठीक है। ये चीज़ें कह रहा है कि उसके अंदर और एक्सपायरी डेट शो हो जाए तो बायोडाटा पेज में हो जाएंगी। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका आईडी कार्ड अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, तो ये देखें ये आपकी टाइज होती हैं कि आपके पास कोई रजिस्ट्री है, ठीक है, आपके घर की, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है ताकि एप्लीकेशन जो है ना वो फास्टर प्रोसेस हो जाए। आर यू लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। अगर आप दुबई, कुवैत, बहरीन इधर उधर रह रहे हैं और पाकिस्तानी नेशनल है तो फिर आपने इसको यस करना है, वरना इसको नो कर देना है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ विजिट एविडेंस, अक्सर जो यहाँ से रिफ्यूज़ल आता है तो उसमें यही लिखा होता है कि आपका जो ये जो सॉरी ये लिखा होता है कि आपका जो जेन्युइन इंटेंट है उस पर हमें शक है, ठीक है। तो अक्सर यही रिफ्यूज़ल आ रही होती है न्यूजीलैंड के अंदर। अच्छा जी, कह रहा है कि एविडेंस ऑफ योर प्लान्स इन न्यूजीलैंड, तो इसके लिए आपने ट्रैवल आइटनरी बनानी है कि मैं यहाँ जाऊँगा, कवर लेटर अच्छा सा बनाना है और वहाँ यहाँ पे आपने इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें आप कहेंगे तो मैं भी आपको बना के दे दूँगा। एविडेंस ऑफ जेन्युइन इंटेंट, एविडेंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, अच्छा जी, आपने अपनी कंपनी से जो ना वो एक लेटर बनवाना है कि भी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, यानी एनओसी लेना है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो एनओसी ले लें, अगर आप बिजनेस अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ से एनओसी ले लें, ठीक है। किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो वहाँ से लिखवा लें लेटर हेड पे कि मैं ये छुट्टी जा रहा हूँ और मेरा ये बंदा मुतबादिल होगा। एविडेंस ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल है, ये तो हमारे पास नहीं है। डू यू वांट टू अपलोड अदर एविडेंस ऑफ योर जेन्युइन इंटेंट इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, तो आप इसके सपोर्ट में जो है ना अपने बच्चों का डाटा, घर वालों का डाटा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपकी जो ना बैंक्स अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स हैं, ठीक है, और इसी तरह ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपनी अपलोड कर दें। अब ये आ गया जी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करें कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं हैं। न्यूजीलैंड $1000 यानी कि पर मंथ जो है ना पर पर्सन आपके पास जो है ना वो होने चाहिए। अब देखें आप जितना लंबा ड्यूरेशन लिखेंगे उतने ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। अब ये कितने बनते हैं, तकरीबन 160 रुपये का $1 है न्यूजीलैंड का, तो ये 1,60,000 रुपये पर मंथ आपकी जो ना अकाउंट में शो होने चाहिए, ठीक है। और कोई बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन भी शो ना हो जिससे आपका जो ना काम ख़राब हो जाए। तो जो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस बताएंगे उस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे जो ये मांगेंगे ना वो आपने 6 मंथ की अपलोड करनी है, साइन एंड स्टैम्प्ड फ्रॉम द बैंक हो, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी साथ में आपने लगाना है, ठीक है। उसके बाद आर यू प्रोवाइडिंग बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एविडेंस, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप लगाएंगे, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल हम लगाएंगे, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट मस्ट भी, ये देखें योर नेम होना चाहिए, और ये देखें लिखा हुआ 6 मंथ्स की जो ना उसमें हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। अब वो जो हिस्ट्री वो हो ना सॉरी बैंक स्टेटमेंट हो उसमें देखें ये लिखा हुआ है कि वो
आपके टाइप ऑफ स्टेटमेंट कौन सी है, यानी कि करंट अकाउंट की है, बैंक सेविंग की है, क्रेडिट कार्ड्स की, फलां फलां। यहाँ पे आपने उसकी डिटेल देनी है। बैंक और ऑर्गेनाइजेशन नेम, वो आपका कौन सा बैंक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी, मेरा HBL है फॉर एग्जांपल, ठीक है। बैंक और ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच कहाँ पे है वो आपने लिखनी है। उसके बाद उसका जो मैनेजर जो है ना वो आपने लिखना है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंड्स रिफ्लेक्टेड बाय दीज डॉक्यूमेंट्स, वो कितनी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो वो यहाँ पे आपने लिखनी है। ये देखें, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर्स में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जितनी आपकी बनती है, मैंने आपको बता दिया, 1,60,000 की है, तो वो जो है ना 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपने वो अपलोड कर देनी है 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अदर एविडेंस अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशन के सपोर्ट में, ठीक है, FRC MRC और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, तो आप वहाँ यस यस कर दें, वरना इसको नो कर दें। अब डिक्लेरेशन आ गया है, तो ये दो बॉक्सेस को आप टिक करें सिंपली। यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। और उसके बाद वार्निंग आ गई है, ये आप पढ़ लें। और उसके बाद आपने इसको, अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे ना, ये सारे PDF लगते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ PDF लगते जाएंगे और इस तरह आता जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, लास्ट में देखें रिव्यू एंड डिक्लेयर का ऑप्शन आ गया। ये तब आएगा जब आप पीछे से सारे अपने एरर्स रिमूव करेंगे, कोई गलतियां हुई हैं तो उसको आपने रिमूव करना है, और अगर कोई चीज़ का आंसर नहीं दिया तो वो भी देंगे। फिर ये रिव्यू एंड डिक्लेयर आएगा। ये देखें सारे वो क्वेश्चंस आ गए हैं जो मैंने आंसर किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर टाइप ही था सारा। तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आपने रेडी फॉर सबमिशन को क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखें पे एंड सबमिट एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो अब ये हमारे सामने जो है वो पेमेंट के ऑप्शंस और वो सारी चीज़ें बता देगा कि अब आप जो है ना ये अपनी अमाउंट जो है यहाँ से पे कर दें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो है वो एप्लीकेशन आ गई है, और इसकी जो है ना मज़ीद जो है ना कुछ और भी चार्जेस वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपने देख लेना है। और यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट कार्ड कर लेता हूँ। ये करने के बाद आपने इसको जस्ट जो है वो नेक्स्ट करना है। तो जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें ये आपके पास जो है वो पेमेंट का चार्ट आ गया। यहाँ पे आपने कार्ड नंबर लिखना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट, और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद पेमेंट की अमाउंट जो है वो तकरीबन 82 या 85,000 के करीब आपसे पाकिस्तानी रुपीस कटेंगे, और आपने पे कर देना। और फिर आपने 2 वीक्स इंतजार करना है, आपका डिसीजन आ जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।